स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल से पहले मैं एक बार फिर ये न्यूमेरिकल्स जो हैं बेसिकली जो लास्ट वीडियो में एक मैंने ऑब्जर्वेशन बताई थी उसके ऊपर बेस्ड होंगे कि अगर आपको कहा जाएगा कि पार्टिकल्स n हैं पूरे स्ट्रक्चर में तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल हो जाएंगे यानी 2n हो जाएंगे। और दूसरा, अगर पार्टिकल्स n हैं पूरे स्ट्रक्चर में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही होते हैं, यानी टेट्रा तो डबल हो जाते हैं लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं। और एक और बेसिक चीज़ जो इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले वो ये चीज़ आनी चाहिए आपको कि जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि पार्टिकल और वॉइड, यानी जैसे मैंने समझाया भी था कि बेटा आप 3 बॉल्स लो घर में और उनके बीच की जो खाली जगह है उसको देखो, तो बड़ा कौन हुआ, पार्टिकल या वॉइड? तो नेचुरली पार्टिकल बड़ा हुआ, यानी बॉल्स बड़ी साइज़ की हैं, जो उनके बीच की खाली जगह बची वो छोटे साइज़ की है। और एक और बात ये समझाई थी कि कटायन और अनायन में क्योंकि कटायन छोटा होता है तो वॉइड भी बोल वॉइड और कटायन एक बात मान ली जाती है, यानी क्योंकि वो कटायन कहाँ जाएगा, वॉइड में ही जाएगा, तो इसलिए वॉइड या कटायन एक चीज़ हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना और इन्हीं के ऊपर ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट है, कहता है इन अ कंपाउंड एन फॉर्म्स सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी क्या था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी भी कह देते थे इसको। एंड एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एन कौन सी अरेंजमेंट बना रहा है, सीसीपी, और एम कहाँ पे है, एम है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। अब देखो न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इनको, इनके आपने क्या करना है, जिसके लिए अरेंजमेंट बताई हो, जैसे एन के लिए बताई है तो उसको तो एक्स मान लेना है। देखो जैसे लेट फॉर एन जेड, जेड क्या था, रैंक, तो जिसके लिए अरेंजमेंट बताइए, मैं फिर देखो यहाँ पे एन के लिए सीसीपी अरेंजमेंट बताइए तो जिसके लिए अरेंजमेंट बताइए उसको एक्स मान लिया हमने। और फिर एम पे चले आते हैं। अब एम इसने क्या कहा है, एम कहा है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो पहले तो आपको याद होगा जो पीछे ऑब्जर्वेशन थी उसमें क्या कहा मैंने कि अगर पार्टिकल एन होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होंगे। तो इसीलिए क्योंकि हमने पार्टिकल कितने माने, एक्स, तो टेट्राहेड्रल वॉइड एम कहाँ पे है, एम टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो पार्टिकल्स के डबल हो जाते हैं, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 2x, लेकिन सब में नहीं है, कहता 1/3 में है। 1/3 मतलब 1/3, तो इसलिए m के लिए z आ गया 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड डबल डबल हो जाते हैं तो 2x कर दिया, तो ये बन गया 2x/3। अब क्या करो, अब सिंपल हो गया, अब इन दोनों की रेशो ले लो, m रेशो n लिखो। m की वैल्यू कितनी आई थी, 2/3x, तो ये 2/3x लिख दी। और n की वैल्यू x मानी थी, ये x आ गई, x से बेटा x कट जाएगा और ये 2/3 होगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2:3। और फाइनली फॉर्मूला कैसे बनाना है आपने, जैसे m के सामने क्या नंबर आया 2, तो m 2 हो गए, और n के सामने क्या नंबर आया 3, तो n 3 हो गए। तो सिंपल ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से चलिए और एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखो इसने क्या कहा, सीसीपी अरेंजमेंट में है पार्टिकल ए, तो मैंने अभी भी कहा कि जिसके लिए अरेंजमेंट बताइए उसको एक्स मान लो, इसीलिए देखो लेट फॉर ए जेड मान लिया हमने एक्स। अच्छा, बी कहता ऑक्यूपाई आल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बी ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई किए हैं और सारे के सारे। तो अभी जो ऊपर ऑब्जर्वेशन थी उसमें ये समझाया था मैंने आपको कि जितने पार्टिकल होते हैं, अब पार्टिकल ए है, ए बोला है ना इसने, ए सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है, तो पार्टिकल से हुए तो ए कितने मान लिए, एक्स, और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी उतने ही होते हैं और बी ने सारे ही ऑक्यूपाई किए हैं तो इसलिए बी की भी रैंक कितना आ गया, एक्स। अब इसकी रेशो ले लो, ए रेशो बी करोगे तो एक्स रेशो एक्स कट जाएगा, वो 1:1 ही आएगा, और 1:1 का मतलब ए भी 1 आ गया और बी भी 1 आ गया, तो फॉर्मूला बन गया ए बी, इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। इन अ सॉलिड A have CCP arrangement, B occupy half of tetrahedral voids and C occupy alternate octahedral voids। अच्छा, अब इसको मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो ए तो कहा सीसीपी अरेंजमेंट बना रहा है तो ए के लिए तो एक्स मान लिया हमने, ये देखो। अच्छा, बी के लिए क्या कहा इसने, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो हाफ तो ये आ गया, और टेट्रा कितने होते हैं, डबल हो जाते हैं, तो 2x आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा बेटा, x ही बन गया, ये देखो। और लास्ट एक और चीज़ इसने क्या कही, सी जो है वो अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा एक छोड़ के, तो जैसे मान लो 10 जगह है तो 10 में से अगर एक छोड़कर आप ऑक्यूपाई करोगे तो 5 ही ऑक्यूपाई हुई ना, यानी हाफ ऑक्यूपाई हो जाएंगी। मैं फिर कहता हूँ अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़ते जाना है, मतलब एक जगह बैठ गया, अगले छोड़ देनी है, फिर अगले में, तो नेचुरली आधी छूट जाएंगी।
तो इसीलिए अल्टरनेट का मतलब भी हो गया हाफ। और कौन से वर्ड है, ऑक्टा। तो ऑक्टा तो जितने पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल एक्स माने थे तो ये भी एक्स आ गया, और इसकी रेशो बन गई x/2। अब इसको रेशो ले लो तीनों की, a रेशो b रेशो c, ये x रेशो x/2 आ गया, और x x x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया देखो 2:1। तो फॉर्मूला इसी तरह से, यानी a के सामने आया है 2 तो a2 हो गया, b के सामने भी 2 है तो b2 हो गया, और c के सामने 1 रह गया तो c1 आ गया। तो ये है न्यूमेरिकल्स। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब पहले तो आपने ये जो रेडियस रेशो है इसका ये फॉर्मूले हैं ये याद करने हैं। तो रेडियस रेशो का मतलब क्या है, रेडियस रेशो का मतलब है रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पार्टिकल। अब मैं फिर एक बार बता देता हूँ, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे आप घर पे 3 बॉल्स लो, उनके बीच की जो खाली जगह बची तो वो खाली जगह वॉइड होती है, या इंटरस्टिशियल साइट भी बोलते थे, उसका रेडियस डिवाइडेड बाय बॉल का रेडियस। तो नेचुरली ये वॉइड जो है, जो खाली जगह है वॉइड, उसका रेडियस कम होगा बेटा, छोटा होगा, और पार्टिकल का रेडियस बड़ा होगा। तो इस तरह से। और दूसरी बात मैंने एक और भी बताई कि कटायन और अनायन में कटायन छोटा होता है, तो इसीलिए कटायन कहाँ जाता है, वॉइड में जाता है। तो इसीलिए रेडियस ऑफ वॉइड को रेडियस ऑफ कटायन भी बोल सकते हैं, और रेडियस ऑफ पार्टिकल को रेडियस ऑफ अनायन भी बोल सकते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, और सिर्फ यही है हमारे सिलेबस में, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कितने पार्टिकल्स ने मिलकर बनाया, 6 पार्टिकल्स ने मिलकर बनाया। तो देखिए इसको इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है इसके लिए डायग्राम में हमने क्या करना है, ये 4 तो हमने पार्टिकल्स बना दिए, 1 2 3 4, और एक 2 पार्टिकल जो है ना 6 चाहिए हमें, ऑक्टा बोला है। 2 पार्टिकल जो है वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऊपर रखा हुआ है और एक इसके निचली साइड पे रखा हुआ है, तो टोटल हो गए 6, ऐसे 1 2 3 4, एक ये ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। तो इस तरह से हम एज्यूम करते हैं इसमें। और फिर हमने क्या किया, ये देखो, ये जो बीच में खाली जगह बच गई ये बन गया वॉइड, और ये आ गए पार्टिकल्स। तो पार्टिकल बड़ा है तो पार्टिकल का रेडियस भी बड़ा आर मान लेना है, यानी कैपिटल आर, और वॉइड छोटा है तो वॉइड का रेडियस छोटा आर मान लेना है। ये देखो एक बार, ये देखिए, तो पार्टिकल बड़ा है, ये देखो पार्टिकल बड़ा है तो बड़े पार्टिकल का रेडियस को हमने बड़ा आर मान लिया, आर ये देखो लिखा हुआ है। जबकि वॉइड क्योंकि छोटा है तो वॉइड के रेडियस को भी हमने छोटा आर मान लिया, आर। इस तरह से, मतलब ये सिंपल याद रखने के लिए भी हो गया कि जो बड़े साइज का है उसका रेडियस कैपिटल आर मानना है, बड़ा आर मानना है, और जो छोटे साइज का है यानी वॉइड, उसका रेडियस छोटा आर मानना है, इस तरह से। और फिर हमने क्या किया, इसमें नाम दे दिए, ये देखिए, ये तो ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, और ये सी पॉइंट आ गया। अब एक बार आगे न्यूमेरिकल करने से पहले या ये डेरिवेशन करने से पहले आप ध्यान से देख लो, देखो ए और बी, देखो मैं एक बार शुरू से बता, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर, यानी ए बी जो है ये तो बन गया हमारे पास 2r बन गया, ये ध्यान रखना। दूसरा, अब आगे आप देखो, ये ए और सी को देखो, या बी और सी दोनों एक ही हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ, देखो, या ए सी को देखो या बी सी को देखो, तो ए सी और बी सी ये दोनों बराबर हैं, और ये किसके इक्वल हैं, आर, यानी बड़े पार्टिकल का रेडियस ये वाला, और फिर छोटे पार्टिकल का रेडियस यानी आर प्लस आर। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है, तो इसको ध्यान से देख लो। और तो ये समझ आ गया होगा बेटा आपको, तो मैं इसको हटाता हूँ और आगे चलते हैं। देखिए, तो अब हमने ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल कौन सी ले ली, ए सी बी ट्राइंगल ले ली हमने, ये वाली ट्राइंगल ए सी बी, ये ट्राइंगल ले ली। और इस ट्राइंगल में यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम, और वही यूज़ करनी है हमने। ये देखो, तो ट्राइंगल ए सी बी में क्या कहते थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, वही लगाया है बेटा। तो हमारे पास आ गया ए बी, स्क्वायर होता है, स्क्वायर को मैं दूसरी साइड ले गया हूँ तो वो अंडर रूट हो गया, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बन गया। अब हमने इनमें ना वैल्यूज पुट करनी है, तो ए बी किसके इक्वल है, एक बार ध्यान से देख लो। पहले ए बी है आर प्लस आर के इक्वल, यानी 2r, तो इसीलिए ए बी की जगह देखो मैंने 2r लिख दिया है। और ए सी किसके इक्वल है, आर प्लस स्मॉल आर, यानी बड़ा आर प्लस छोटा आर, और ऐसे बी सी भी है बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर का स्क्वायर। ये देखो, ये
ए बी तो कितना आ गया बेटा, आर प्लस आर यानी 2r आ गया, और ए सी और बी सी ये दोनों हैं आर प्लस आर और आर प्लस आर, तो ये भी बन गए 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, देखो तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2r, ये इस तरफ लिख दिया बेटा, और ये तो आ गया √2 को हमने अलग कर दिया, और क्योंकि ये स्क्वायर था और √, का मतलब होता है 1/2 पता होगा आपको, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा √2 तो अलग हो गया और r प्लस आर बच गया ये। और इसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए r प्लस आर को ये ऊपर लिख दिया और इस r को मैं नीचे ले गया, और इस तरफ 2/√2 हो गया। अच्छा, अब आपको याद होगा बेटा 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को हम लिख सकते हैं, मैथ्स में पढ़ते होंगे, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो वही किया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखो हमने क्या किया, r/r, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो r/r ये तो बन गया 1 प्लस, और आगे ये r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, ये आ गया, इक्वल्स टू हमने क्या किया, ये 2 है ना, 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 2 जो है इसको √2 इंटू √2 लिखूंगा तो ये एक √2 और एक √2 कट जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा √2, तो इसके बाद ये बच गया, ये देखो 1 प्लस r/r इक्वल्स टू √2, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और इस 1 को मैं दूसरी साइड ले गया, इस तरफ ले गया, तो ये देखो ये बन गया r प्लस आर आ गया, ये √2 आ गया, -1 आ गया, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1, तो ये बन गया r/r इक्वल्स टू 0.414, ऐसे है। और नेक्स्ट आ गया, देखो कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल। पैकिंग एफिशिएंसी तो मैंने पीछे भी बताया था, एक बार चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो पैकिंग एफिशिएंसी था कि कितना % वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है एक यूनिट सेल में या एक पूरी पैकिंग में, उसको हम कहते थे पैकिंग एफिशिएंसी। ये यहाँ बताया है बेटा, ये देखो इट इज़ डिफाइंड एज द, देखो पढ़ लो, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स ने कितना % वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसको कहते थे पैकिंग एफिशिएंसी। और इसका ये फॉर्मूला था Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू 100, और Z क्या होता है, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। तो ये चीज़ थी। और आगे देखो, आगे मूव करते हैं हम, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अब हमने यहाँ अप्लाई भी करना है। और दूसरा क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब है दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, यानी जैसे ये देखो ऐसे समझा देता हूँ, जैसे एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, अच्छा ये पार्टिकल का सेंटर है और ये भी पार्टिकल का सेंटर है, तो एक्चुअल पार्टिकल इस तरह से आया होगा, तो एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल तक के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम d कहेंगे। और ये याद रखने वाली बात है, नेचुरली ये एक का रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक दूसरे का रेडियस है, तो d जो है वो हमेशा 2r के इक्वल होगा। ये चाहे तो नोट कर लेना, यहाँ पे लिख लेना इसको, d हमेशा, पहले तो d याद कर लेना, d क्या है, एक पार्टिकल के सेंटर से लेकर दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का डिस्टेंस, जो सबसे क्लोज है एक दूसरे के उनका। तो एक तो हो गया ये बात, क्या बताई मैंने, d क्या है, एक पार्टिकल के सेंटर से लेकर दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का डिस्टेंस। और दूसरा ये फिक्स याद कर लेना, d जो है वो क्या होगा, हमेशा 2r, क्योंकि एक पार्टिकल के सेंटर और दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का डिस्टेंस नापोगे बेटा तो वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ही तो हो जाएगा, ये है। और दूसरा, इन डेरिवेशंस को करने के लिए एक ये जो मैंने लिखवाया है ये भी आना चाहिए, फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल मैंने पहले भी समझाया था बेटा, फेस डायगोनल मतलब आप अपने रूम की एक दीवार को देखो ध्यान से और उस दीवार में एक डायगोनल बना लो, यानी ऊपर वाले दीवार के कॉर्नर से नीचे वाले दीवार के कॉर्नर तक को, दीवार पे, तो जब दीवार पे डायगोनल बनाओगे वो होगा फेस डायगोनल। और तो फेस डायगोनल की वैल्यू होती है हमेशा √2a। ध्यान रहे a क्या है, a साइड ऑफ क्यूब है, क्योंकि क्यूब मानने हैं ये सारे, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, यूनिट सेल क्या है, क्यूब की शेप के है, तो क्यूब मानने हैं। क्यूब की साइड को, लेंथ को बोल दो या ब्रेड्थ को बोल दो या हाइट को, तीनों सेम है, बराबर हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर वाले पढ़ते हैं हम सिलेबस में अपने, तो ए मानना हुआ है।
तो फेस डायगोनल की क्या वैल्यू आएगी, √2a। आप मैथ्स पढ़ते हो अगर आप, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का एक फेस लोगे तो वो स्क्वायर शेप का होगा, और स्क्वायर शेप में आप जो हाइपोटेन्यूज तैयार होगा तो उसकी लेंथ निकालोगे इस तरह से बेटा। ये देखो, ये कह रहा हूँ मैं, ये अगर ये भी ए है, ये भी ए है, अब ये ए, ये बी और ये सी मान लो, तो इसकी ए बी की वैल्यू निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, और √2a बन जाएगा। आप करना चाहो तो कर सकते हो। और इसी तरह से बेटा बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू होगी, अब पहले बॉडी डायगोनल समझ लेना है। बॉडी डायगोनल क्या होगा, बॉडी डायगोनल होगा जैसे आप अपने दीवार को देखो, दीवार के ऊपर वाले कॉर्नर को देखो, अब उस कॉर्नर से आपने ऐसी लाइन निकालनी है जो कमरे के बीच से होते हुए पिछली वाली दीवार के नीचे वाले कॉर्नर पे जाके मिले। आपको समझ पा रहे होंगे मेरी बात बेटा। सिंपल सी बात यही है कि आपने कमरे के किसी भी कॉर्नर से लाइन अगर ड्रा करो तो वो लाइन जो है वो कमरे के बीच से होते हुए निकालनी है डायगोनली, और दूसरे कॉर्नर पे, ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे जोड़नी है, तो वो बॉडी डायगोनल बनेगा। और इस पे इसकी वैल्यू भी अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालो तो ये आ जाएगी √3a। पर दोनों की डिस्टेंस की टर्म्स में, यानी वही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की टर्म्स में वैल्यू 2d ही आएगी। ये ट्रिक आ गई है, मतलब मैथमेटिकली प्रूव है, कोई ये मतलब हवा से नहीं ली बात बेटा। डायग्राम बना के बनाना चाहो पाइथागोरस करके निकाल सकते हो, पर क्योंकि हम उतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं होती तो इसलिए सीधी एक ट्रिक बता दी कि आप ये याद रखो, फेस डायगोनल की वैल्यू √2a होगी, बॉडी डायगोनल की वैल्यू √3a होगी, और दोनों बेसिकली 2d होंगे। d क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का डिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें हमने सबसे पहले किसके लिए निकाला, 4SCC निकाल रहे हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब SCC बेटा पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और तो मैं चलो फिर भी मैं बता देता हूँ ज़रूर। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं हमारे क्यूब में, 8 होते हैं। ये बनाया भी हुआ है, चाहे तो बेटा इसमें भी डायग्राम में भी देख सकते हो आप। तो क्योंकि कॉर्नर पे है, मैंने मान लिया एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और ये देखो ये जो डॉट डॉट में ऐसे बनाया हुआ है ना, ये एक पार्टिकल आ गया, मतलब ऐसे स्फेरिकल शेप में आता है ना पार्टिकल, ये दूसरा आ गया इसी तरह से बेटा। ये तो एक बार फिर से बना देता हूँ, ये एक पार्टिकल आ गया, और ऐसे ही ये सेंटर है एक पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का सेंटर है। ये एक पार्टिकल आ गया स्फेरिकल शेप में, और ये ऐसे दूसरा पार्टिकल आ गया स्फेरिकल शेप में। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर, यानी इस पार्टिकल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक ये रेडियस हो गया छोटा r, और ऐसे ही इस पार्टिकल के सेंटर से लेकर यहाँ तक ये भी रेडियस हो गया। और मैंने एक और बात बताई कि एक पार्टिकल के सेंटर से लेकर दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको एक नाम और देना है, क्या, d। तो आप इस डायग्राम से भी ये समझ सकते हो कि d किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल। ये डायग्राम खुद बनानी है और फिर उसमें खुद समझना, जैसे मैंने समझाया है। तो बस वो नाम ले दिया, देखो ए बी नाम दे दिया है, ये देखो ए बी, इन दो पॉइंट्स को नाम दे दिया। और ए बी क्योंकि एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक का डिस्टेंस है तो डी मान लिया। और ये साइड भी तो है क्यूब की, तो साइड को हमने कितना माना, मैंने पीछे स्टार्टिंग में ही बताया था, ये लिखा भी है, ए इज़ द साइड ऑफ द क्यूब और यूनिट सेल, तो ये साइड भी है तो ए के इक्वल हो गई। अच्छा, डी हमेशा किसके इक्वल होगा, 2r, और दिख भी रहा होगा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक r हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा r, तो डी हमेशा 2r होगा, ये भी शुरू में बताया। तो 2r a के इक्वल हो गया, r इक्वल टू a/2 हो गया। अच्छा, अब पैकिंग एफिशिएंसी, रेडियस भी निकल गया a/2 और d भी निकल गया a। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी अभी आपको दिखाया, z इंटू 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब इंटू 100। अच्छा, z क्या होता है, रैंक। रैंक कैसे निकालते थे, रैंक के लिए हमें ये पता करना होता है कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे हो, सिंपल में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे जब पार्टिकल होता है तो उसका कितना पोर्शन एक यूनिट सेल के अंदर आता है, ये भी पीछे समझा है बेटा रैंक वाले टॉपिक में। तो कॉर्नर पे हो तो 1/8 आता है, और कॉर्नर्स होते हैं 8, इसलिए 8 इंटू 1/8 कितना बन जाएगा, 1। ये पहले भी निकाला हुआ है, तो ये z की वैल्यू इसीलिए 1 पुट कर दी, और 4/3 पाए तो सेम आ गया। r को हमने यहाँ से, ये देखो ये निकाला है ना a/2, वो पुट कर दिया, और ये a क्यूब। तो अब इस पूरी कैलकुलेशन को
ये वाली, इसको अगर आप देखोगे ना तो इसमें सारी चीज़ें कट जाएंगी, बस नंबर रह जाएंगे। जैसे ए से ए कट जाएगा, पाई की वैल्यू भी 3.14 होती है, बाकी सारे नंबर हैं। तो इन सबको कैलकुलेट करोगे सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में तो ये वैल्यू बनेगी 52.4%। तो ये वैल्यू जो आई है पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी ही होती है, ये 1 मार्क्स में आ जाता है। तो इसीलिए जब आप ये डेरिवेशन भी आती है और एग्जाम में, तो जब ये डेरिवेशन करते हो इसके बाद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तब भी आ जाएगी ये, पर पेपर में आ जाए तो ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जैसे मैंने सोल्व किया वैसे करके ये आंसर निकाल सकते हो। तो ये थी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई, रेडियस आ गया और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसका, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का।